जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस आया था। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस आया था। विलियम हॉकिंस अप्रैल 1609 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस 24 अगस्त 1608 को सूरत में लंगर लगाने वाले पहले जहाज का कमांडर था। लंगर लगाने वाले विलियम हॉकिंस 24 अगस्त 1608 को सूरत में लंगर लगाने वाले जहाज का कमांडर भी था। विलियम हॉकिंस फारसी का बहुत अच्छा जानकार था। विलियम हॉकिंस फारसी का बहुत अच्छा जानकार था। हॉकिंस मुगल दरबार में 1611 ईस्वी तक रहा। हॉकिंस मुगल दरबार में 1611 ईस्वी तक रहा। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि भी दिया। पुर्तगाली के विरोध के कारण हॉकिंस की योजनाओं पर अमल नहीं हो सका। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का व्यापारिक राजदूत बनकर विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो आया था। हॉकिंस के साथ विलियम फिंच भी आया था। हॉकिंस के साथ विलियम फिंच भी आया था। विलियम फिंच ने सलीम के प्रेमिका अनारकली का उल्लेख है। विलियम फिंच ने सलीम के प्रेमिका अनारकली का उल्लेख है। एकमात्र याद रहना का चर्चा किया। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। सर टॉमस रो फरवरी 1619 ईस्वी में भारत से वापस इंग्लैंड लौटा। टॉमस रो के साथ एडवर्ड टेरी आया था। टॉमस रो के साथ एडवर्ड टेरी आया था। एडवर्ड टेरी ने मुगल काल में जनसामान्य के साथ खराब स्थिति का चित्रण किया है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। हम्म, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था, जो अकबर के शासनकाल में भारत आया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था, जो अकबर के शासनकाल में भारत आया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन है। यह एक सलाहकारी एवं सरकार का थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करती है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। अनुच्छेद 315 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 315 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। यह एक स्वायत्तशासी संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 280 के आधार पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 के आधार पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 324 के आधार पर चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 के आधार पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 के आधार पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 324 के आधार पर चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। चुनाव आयोग एक स्वायत्तशासी अर्ध न्यायिक आयोग है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट आयोग का दर्जा दिया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट आयोग का दर्जा दिया है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। नीति आयोग के 4 प्रमुख कार्य हैं। नीति आयोग के 4 प्रमुख कार्य हैं। नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, अनुवीक्षण और मूल्यांकन, थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवोन्मेष हब। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में बोला गया। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में बोला गया। चिटगांव शस्त्रागार पर 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में हमला किया गया था। चिटगांव शस्त्रागार पर 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में हमला किया गया था। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किए। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किए। चिटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। क्रांतिकारियों ने इस आक्रमण के दौरान हथियार पर अधिकार करने में सफल रहे, लेकिन गोला बारूद के भंडार को खोजने में असफल रहे।
क्रांतिकारियों में दो लड़कियों प्री प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फरवरी 1933 में सूर्यसेन को बंदी बना लिया गया। फरवरी 1933 में सूर्यसेन को बंदी बना लिया गया। 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को फांसी दी गई। चिटगांव शस्त्रागार पर हमला क्रांतिकारी घटना का सबसे प्रभावी घटना माना जाता है। सूर्यसेन ने फांसी के साथ ही भारत में क्रांतिकारी घटना का समापन माना जाता है। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। उधम सिंह ने 1940 में लंदन के कैक्टसन हॉल में माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दिया। उधम सिंह ने 1940 में लंदन के कैक्टसन हॉल में माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दिया। भारत में क्रांतिकारी की प्रथम घटना 22 जून 1927 को चाम्पेकर बंधुओं द्वारा रैंड और एयरहर्स्ट की हत्या को माना जाता है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बागान मालिकों ने अवैध वसूली का 25% वापस करने पर सहमत हुआ। नील के अंग्रेज व्यापारी जो नीलहे साहब कहे जाते थे नील के अंग्रेज व्यापारी जो नीलहे साहब कहे जाते थे, ये उत्तरी बिहार के किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। नील की मांग यूरोप के औद्योगिक घरानों में अधिक था। नील के अंग्रेज व्यापारी बिहार में दो तरीके से नील की खेती करवाते थे, जीरात और आसामी बार। नील के अंग्रेज व्यापारी बिहार में दो तरीके से नील की खेती करवाते थे, जीरात और आसामी बार। जीरात के अंतर्गत वे अपने सीधी देख रेख में अपने हल बैल की सहायता से नील की खेती करवाते थे। आसामी बार में रैयत अपने खेत पर नील की खेती करते थे, जो तीन कठिया प्रणाली के नाम से जाना जाता है। आसामी बार में रैयत अपने खेत पर नील की खेती करते थे, जो तीन कठिया प्रणाली के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के सफल आंदोलन के फलस्वरूप 4 मार्च 1918 को चंपारण एग्रोग्रियंस बिल पास हुआ। अधिनियम के आधार पर रैयतों के लगान में भी कमी कर दी गई। नीलवरों से नगद रुपये वसूल करके रैयतों को लौटा दिए गए। चंपारण कृषक राहत समिति एफजी स्लाई मध्य प्रदेश के आयुक्त की अध्यक्षता में बनाया गया था। इस समिति में गांधी जी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, एलसी आदामी, डीजे रीड और जी रैनी शामिल थे। उसमें बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट था। प्रथम बौद्ध सभा में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ। प्रथम बौद्ध सभा की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया। आनंद ने बुद्ध के उपदेश का पाठ किया और अंतिम रूप से संकलन किया। प्रथम बौद्ध सभा में विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन किया गया। गौतम बुद्ध का उपदेश सूत पिटक में और बौद्ध संघ का नियम विनय पिटक में संकलित है। सूत पिटक को आनंद और विनय पिटक को उपाली ने संकलन किया। बौद्ध धर्म का तीसरा पिटक अभिधम्म का संकलन तृतीय बौद्ध सभा में किया गया। बौद्ध धर्म के मुख्य साहित्य त्रिपिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक का संकलन मोगली पुत्र तीस्त द्वारा किया गया। अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य। महायान संप्रदाय ने साहित्य के रूप में संस्कृत भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ किया। महायान संप्रदाय ने साहित्य के रूप में संस्कृत भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ किया। 97वां संविधान संशोधन 2011 के आधार पर संविधान में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य के नीति के निर्माण में सहकारी समिति को बढ़ावा देने का कार्य करे। सहकारी समितियों नाम से एक नया भाग 9ख संविधान में जोड़ा गया। सहकारी समितियों को संविधान के अनुच्छेद 243 के य जैसे 243 के य न तक में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 243 सदस्यों का चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 243 सहकारी समितियों के लेखा का आकेंक्षण संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 9(1) के अनुच्छेद 243
त से यस तक नगर पालिका से संबंधित है। 95वां संविधान संशोधन 2009 विधानमंडल में एससी एसटी एवं आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण की सुविधा अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 96वां संविधान संशोधन 2011 8वीं अनुसूची में उड़िया की जगह ओडिया किया गया। 98वां संविधान संशोधन 2012 कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया गया। जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 1719, मुहम्मद शाह 1719 से 1748, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। जहांदार शाह जुल्फिकार खां के सहयोग से अपना तीनों भाई की हत्या करवाकर मुगल बादशाह बना। जहांदार शाह अयोग्य एवं विलासी सम्राट था। जहांदार शाह अयोग्य एवं विलासी सम्राट था। सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखसियर 1713 को जहांदार शाह को पराजित कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से फर्रुखसियर की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह के दरबार में नियामत खां प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। मोहम्मद शाह के दरबार में नियामत खां प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। शाह आलम द्वितीय के काल में बक्सर का युद्ध हुआ। सैयद बंधुओं को निरीप कहा जाता है। सैयद बंधुओं को निरीप कहा जाता है। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। गांधी जी दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को 78 सहयोगी के साथ प्रारंभ किए। 6 अप्रैल 1930 को साबरमती से दांडी पहुंचे। दांडी मार्च के पूर्व गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत चलाए गए कार्यक्रम निम्न थे। नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाना, सरकारी योजनाओं, सेवाओं, अदालतें, उपाधियों आदि का बहिष्कार किया जाना, महिलाएं स्वयं शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकानें पर जाकर धरना दें, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, कर अदायगी को रोका गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह से प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण था, 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक और 3 जनवरी 1931 से अप्रैल 1934 तक। दांडी मार्च की तुलना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च और मुसोलिनी का मिलन से रोम मार्च से की है। बेदरा के युद्ध के बाद डच अंतिम रूप से अंग्रेजों से पराजित होकर भारत छोड़ दिया। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध बंगाल के संसाधनों की प्राप्ति हेतु लड़ा गया। बेदरा का युद्ध बंगाल के संसाधनों की प्राप्ति हेतु लड़ा गया। पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में लड़ा गया। पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध मैसूर के शासक हैदर अली और सर आर्युकिड के नेतृत्व में कंपनी फौजों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेज का जीत हुआ। 22 जनवरी 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी पर निर्णायक विजय प्राप्त किया। वांडीवास के युद्ध में सर आयरकुट ने काउंट डी लाली को पराजित किया। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी का भारत में पतन हो गया। पेरिस की संधि द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ। सेंट टोमे के युद्ध में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक को नवाब अनवर उद्दीन पराजित हुआ। यह सभी युद्ध यूरोपीय कंपनियों के बीच श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए लड़ा गया। अगुलहास प्रशांत महासागर। बिहार का पूर्णिया जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। बिहार का पूर्णिया जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। बिहार भारत में जूट उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और दूसरा स्थान बिहार का है जूट के उत्पादन में। और बिहार में जूट के उत्पादन में महत्वपूर्ण जिले आपका पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया।
बिहार में सर्वाधिक चावल का उत्पादन रोहतास जिले में होता है। बिहार में सर्वाधिक चावल का उत्पादन रोहतास जिले में होता है और उत्पादकता में पश्चिमी चंपारण। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किशनगंज जिले में होता है। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किशनगंज जिले में होता है। बिहार में गेहूं के उत्पादकता के आधार पर प्रथम स्थान बेगूसराय जिले का है। बिहार अधिक सर्वेक्षण 2021-22। बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन जिला रोहतास है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पारित किया गया। बिहार पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 बनाया गया है। बिहार में नगरपालिका का चुनाव 2 चरणों में दिसंबर 2022 में हुआ है। बिहार में प्रथम बार मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया गया है। बिहार में प्रथम बार मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया गया है जनता के द्वारा 2000 दिसंबर 2022। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कैप्टन डनवर था। जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने किया। अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने यहाँ यहाँ विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद 23 अप्रैल 1858 गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटने के क्रम में कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित किया। वीर कुंवर सिंह ने करीब 10,000 सैनिकों के साथ आरा की ओर प्रस्थान किया, जिसमें दानापुर छावनी से विद्रोह कर आए सैनिक भी सम्मिलित हो गए। दानापुर के करीब 500 यूरोपीय और सिख सैनिक को कैप्टन डनवर के नेतृत्व में आरा भेजा गया, लेकिन 29-30 जुलाई को उन्हें पराजित होना पड़ा। कुंवर सिंह ने कहा था, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है। 2023 के विजेता टीम जर्मनी रही, जबकि उप विजेता टीम बेल्जियम रही। 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप ओडिशा में हुआ। इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी निकलास वेलेन जर्मनी को चुना गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर विंसेंट वनास को चुना गया। नीति आयोग के सीईओ वी सुब्रमण्यम हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। 17 सितंबर 2023 को सिक्किम नाटेश्वर नीला का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। सितंबर 2023 को भारतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया था। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा का नामांकन यूएसए देश में हुआ था। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा यूएसए से ही होते हैं। पृष्ठ न्यूटन प्रति मीटर जड़त्व व घूर्णन किलो वर्ग मीटर न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य का न्यूटन मीटर या जूल। घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम होगा। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम होगा। अस्पताल से निकलने नियत एवोगाड्रो संख्या। एक मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणु या आयनों की संख्या नियत रहती है, इसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। 1 Na इक्वल टू 1 होगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 या मोलिक्यूल्स या आयन्स एटम्स। ये एक 1 नंबर ऑफ एवोगाड्रो। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स या मोलिक्यूल्स या आयन्स। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका भस्मीकरण पायरोलाइसिस भस्मीकरण। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका भस्मीकरण। कंपोस्टिंग विधि के तहत सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदूषित मृदा के साथ कृषि अपशिष्ट को मिलाया जाता है। चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थ को 3 श्रेणी में बांटा जाता है। पहली श्रेणी, इसमें संक्रमण की संभावना वाला कचरा रखा जाता है, जैसे मानवीय ऊतक अंग तथा शरीर के हिस्से जिन्हें पीला रंग दिया जाता है। पहली श्रेणी के मदों का निपटान दाहक भट्टी अथवा गहराई में दफन करके किया जाना चाहिए।
दूसरी श्रेणी इसमें ऐसी मदों की शामिल किया जाता है जिन पर रक्त लगा रहता है, जैसे पट्टियों आदि के लिए लाल रंग। दूसरी श्रेणी के मदों का निपटान के लिए उच्च दाब स्टेरलाइजेशन जिसमें भाप का प्रयोग किया जाता है। तृतीय श्रेणी में प्लास्टिक तथा शीशे आदि शामिल, जैसे सुइयां, ट्यूब, बोतलें, जिन्हें नीला रंग दिया जाता है। मानव कान में मेलियस, इनकस तथा स्टेपस नामक हड्डियां पाया जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस कान की हड्डी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, तो लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होगा। 2 बार मध्य बिंदु से गुजरने पर एक पूर्ण दोलन होता है। 2 बार मध्य बिंदु से गुजरने पर एक पूर्ण दोलन होता है। दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, तो लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होगा। लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होगा। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम स्थान से संबंधित है। अवतल, उत्तल, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः ऋणात्मक, धनात्मक एवं अनंत होता है। अवतल का होता है ऋणात्मक, उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक एवं समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। अरि, उध और स। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम स्थान से संबंधित है। टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना था। टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना था। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों को जैकोबिन क्लब स्थापित करने की अनुमति दे दी एवं स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के मंदिर के मरम्मत करने तथा शारदा देवी की मूर्ति निर्माण के लिए धन दिया था। थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान के लिए कहा था कि टीपू नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा है। टीपू सुल्तान ने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। टीपू सुल्तान ने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी हैदर अली ने लड़ा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैडल पीक है। सैडल पीक उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। सैडल पीक उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। सैडल पीक की ढलान से ही अंडमान की एकमात्र नदी कोलपेग नदी निकलती है। सैडल पीक के ढलान से ही अंडमान की एकमात्र नदी कोलपेग नदी निकलती है। सैडल पीक की ऊंचाई 737 मीटर अर्थात 2418 फीट है। सैडल पीक की ऊंचाई 737 मीटर अर्थात 2418 फीट है। माउंट थुइलर ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। माउंट थुइलर पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी राजधानी और 13वें बड़े भारत का बंदरगाह भी है। माउंट डियोवाली मध्य अंडमान में स्थित है, 515 मीटर। माउंट डियोवाली। माउंट कोबो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में स्थित है। बैरन और नारकोंडा ज्वालामुखी द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। बैरन और नारकोंडा ज्वालामुखी द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम सुपुप्त ज्वालामुखी है। उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान में अवस्थित बैरन ज्वालामुखी 150 वर्ष के बाद पुनः 1991 में सक्रिय हुआ था।
बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार काफी सफल रहा। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 तक विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार काफी सफल रहा। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल की सभा में यह निर्णय हुआ, यदि बंगाल विभाजन किया जाता है तो स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा। उदारवादी स्वदेशी आंदोलनों को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। उदारवादी स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। उग्र विचारधारा वाले इसे संपूर्ण भारत में फैलाव चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे में, लाला लाजपत राय ने पंजाब, चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी शासन का बराबरी नहीं कर सकता। यह स्वामी दयानंद सरस्वती का है। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वदेशी शासन का बराबरी नहीं कर सकता। यह कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। स्वशासन शब्द का प्रयोग आधुनिक संदर्भ में सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया। स्वशासन शब्द का प्रयोग आधुनिक संदर्भ में सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में जीके गोखले की अध्यक्षता में हुआ। इस कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन पारित नहीं हुआ। 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया। बहिष्कार तथा स्वदेशी के रणनीति को लेकर गरम दल नरम दल के बीच मतभेद उत्पन्न हो गई। यह कांग्रेस विभाजन का मौलिक कारण बना। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत फूट का तत्कालीन कारण अध्यक्ष पद को लेकर हुआ। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो इलबरी तुर्क जाति का पहला मुस्लिम शासक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। यह 1210 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की आर्य कुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने इसे अमीर उल उमरा का पद सौंपा था। इल्तुतमिश प्रारंभ में मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश प्रारंभ में मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्य कुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने इसे अमीर उल अमरा का पद सौंपा था। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा खरीदा गया था। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा खरीदा गया था। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के आदेश पर ऐबक ने खरीदा था। मोहम्मद गौरी के आदेश पर ऐबक ने खरीदा था। 1208 ईस्वी मोहम्मद गौरी के वंशज ने ऐबक को दासता से मुक्त कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी सुल्तान का पद धारण नहीं किया, खुतबा में नाम नहीं संलग्न करवाया और न ही अपने नाम के सिक्का चलवाया। इस प्रकार ऐबक अपने को मोहम्मद गौरी और उनके वंशज का गुलाम ही समझते रहे। इल्तुतमिश को ऐबक ने अपना दामाद बनाया। इल्तुतमिश को ऐबक ने अपना दामाद बनाया। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं के गवर्नर था। बलबन भी इलबरी जाति के तुर्क था। बलबन भी इलबरी जाति के तुर्क था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को ऐबक ने अपना दामाद बनाया। इल्तुतमिश को ऐबक अपने मोहम्मद गौरी और उनके वंशज का गुलाम ही समझते रहे। जालियांवाला बाग हत्याकांड में कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने तहकीकात समिति बनाया। इस हत्याकांड की विश्व स्तर पर आलोचना हुई। हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने हंटर समिति का गठन किया। मालवीय समिति में अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य थे। हंटर समिति में 3 भारतीय, सर चिमनलाल सीतलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण शामिल थे।
मालवीय समिति में गांधी सहित मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, अब्बास तैयबजी, पुपुल जयकर आदि शामिल थे। हंटर समिति ने 379 व्यक्तियों की हत्या की पुष्टि की। मालवीय समिति ने 1000 से अधिक व्यक्तियों की हत्या होने की संभावना व्यक्त की। गांधी जी ने हंटर समिति को पन्ने दर पन्ने निर्लजतापूर्वक सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी। गांधी जी ने हंटर समिति को पन्ने दर पन्ने निर्लजतापूर्वक सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी। 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने जालियांवाला बाग के विजिटर्स बुक में लिखी कि ब्रिटिश इतिहास की एक शर्मनाक घटना है। ब्रिटिश इतिहास की एक शर्मनाक घटना ब्रिटिश इतिहास की एक शर्मनाक घटना है। 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला काला कानून कहा। गांधी जी ने ब्रिटिश काला कानून कहा। इन्होंने भारत में ऑल इंडिया लेवल के प्रथम आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में चलाया। इसी समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया। पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह मंडल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है। मंडल और बृहस्पति ग्रह के बीच हजारों की संख्या में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जिसमें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह को सीरस कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह अपने आकार में ग्रहों से छोटा और उल्का पिंड से बड़ा होता है। क्षुद्र ग्रह अनियमित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाता है। क्षुद्र ग्रह नियमित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। महाराष्ट्र में अवस्थित लोनार झील का निर्माण क्षुद्र ग्रह से हुआ है। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील का निर्माण क्षुद्र ग्रह से हुआ है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फोरवेस्टा सौर मंडल के छोर पर अरबों विद्यमान छोटे छोटे खगोलीय पिंड को धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। सौर मंडल के छोर पर अरबों विद्यमान छोटे छोटे खगोलीय पिंड को धूमकेतु या पुच्छल तारे कहते हैं। यह पुच्छल तारे गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। उल्काएं मेटोर्स प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्काएं मेटोर्स प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव शासक की उपाधि महामल थी। पल्लव शासक, इन्होंने ही महाबलीपुरम शहर की स्थापना करवाया। महाबलीपुरम तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। रथ मंदिर के पत्थर को काट कर की गई शिल्पकारी अद्भुत है। यह 8 रथ मंदिर है जिसमें 5 पांडव एवं द्रौपदी के नाम पर है, जिसमें धर्मराज मंदिर सबसे बड़ा और द्रौपदी मंदिर सबसे छोटा लेकिन सबसे सुंदर है। अर्जुन और द्रौपदी के रथ क्रमशः शिव और दुर्गा को समर्पित है। अर्जुन और द्रौपदी के रथ क्रमशः शिव, अर्जुन का रथ जो है शिव को और द्रौपदी का रथ दुर्गा को समर्पित है। इस सभी मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ। नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल 630 से
68 एडी तक था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव वंश के महानतम शासक थे। रथ मंदिर को शोर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। रथ मंदिर को एकाश्मक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को सप्त पैगोडा नाम से भी जाना जाता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार के 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित किए जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। साथ ही बंदी बनाए जाने के कारण को जानने का भी अधिकार नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार निरोधक निरोध कानून के अधीन प्राप्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। यह निरोधक कानून के अधीन गिरफ्तार के विरुद्ध 3 माह तक पुलिस आरोप पत्र नहीं तैयार कर पाता तो सुरक्षा सलाहकार बोर्ड उस पर अंतिम निर्णय लेते हैं। निवारक में बनने के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निवारक निरोध निरोध कानून में गिरफ्तार व्यक्तियों को पुलिस बिना आरोप पत्र के 2 माह तक बंदी बना रख सकते हैं। इसका प्रावधान किया गया लेकिन व्यवहार इसे नहीं लाया गया। 1955 में भारतीय अस्पृश्यता अधिनियम लाया गया जिसे 1976 में नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम रखा गया है। 1976 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही सीमित और समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। 1978 में उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी केस में विस्तृत परिभाषा अनुच्छेद 21 का दिया है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति 1950 से 1962 ईस्वी तक रहे। 1950 से 1962 डॉक्टर राजेंद्र संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राष्ट्रीयता और समाजवाद आचार्य नरेंद्र देव, प्राइवेट फेस ऑफ ए पब्लिक पर्सन अरुणा यासफ अली, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी पुस्तकें सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति और खादी का अर्थशास्त्र। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद 1946 में लिखी गई। राजेंद्र प्रसाद द्वारा देश नाम से पत्रिका निकाले गए। आचार्य नरेंद्र देव द्वारा विद्यापीठ, समाज, जनवाणी, संघर्ष और समाज जैसे पत्रिका निकाला गया। इन्होंने समाजवाद, लक्ष्य तथा साधन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, युद्ध और भारत किसानों का सवाल, सोशलिस्ट पार्टी और मार्क्सवाद जैसी पुस्तकें की रचना की। राजेंद्र प्रसाद द्वारा देश के नाम से पत्रिका निकाले गए। आचार्य नरेंद्र देव द्वारा विद्यापीठ, समाज, जनवाणी, संघर्ष और समाज जैसे पत्रिका निकाला गया। इन्होंने समाजवाद, लक्ष्य तथा साधन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने यात्रा वृतांत को रेहला नामक पुस्तक में लिखा है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने यात्रा वृतांत को रेहला नामक पुस्तक में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक के इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता का मुसलमान यात्रियों में सबसे महान माना जाता है। अनुमानतः लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी। इब्न बतूता 75,000 मील की यात्रा की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। यह 7 वर्ष तक काजी के पद पर कार्य किया। 1742 में तुगलक ने उसे चीन के बादशाह के पास अपना राजदूत बनाकर भेजा। 1354 में अपने वतन मोरक्को वापस पहुंच गया। 1354 में माता पिता और गुरुओं का आदर करना मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। यह भारतीय संस्कृति की जीवंत परंपरा है। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान अशोक का धम्म को अंग है।
अशोक के धम्म का अंग है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। सरदार सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे संविधान में जोड़ा गया। सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर यह संविधान का हिस्सा बनाया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भी संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। 1881 से निरंतर 10-10 वर्षों पर भारत में जनगणना की जा रही है। 1921 की जनगणना वर्ष को भारतीय संख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। जनगणना संघ सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। 2011 तक भारत की जनसंख्या की 15वीं बार गणना की जा चुकी है। 2011 तक 1949 के बाद गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा जनगणना कराई जाती है। 1951 के जनगणना को भारत में जनसंख्या की दृष्टि से लघु विभाजक रेखा माना जाता है। 1951 से 91 के बीच भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति रही है। 51 से 91 तक जनसंख्या विस्फोट की स्थिति रही है। भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण 2070 के आसपास में हो सकती है। भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण 2070 के आसपास में हो सकती है। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था। इन्होंने बाजार नियंत्रण की नीति को अपनाया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तु की कीमत को निर्धारित की गई थी। बाजार नियंत्रण के सर्वोच्च संगठन दीवान ए रियासत नामक पद का गठन किया गया। साथ ही शाहनाय मंडी, मुन्हियान, वरीद आदि को भी नियुक्त किया गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 में उलेमा वर्ग पर भी नियंत्रण रखा। यह पहला सुल्तान था जो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया। शाहनाय मंडी में खाद्यान्नों की बिक्री होती है। सराय अदल में वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक आदि की बिक्री होती है। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना ए नसीब नामक अधिकारी वस्तुओं की खरीदारी के लिए परमिट जारी करता था। खाद्यान्नों की आपूर्ति अबाध रूप से जारी रहे, इसलिए अनाज का गोदाम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना की गई। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी अध्यक्ष पर पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्यों में स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव पद पर कार्यरत थे। मार्च 1946 को यह मिशन दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 में मिशन अपना प्रस्ताव प्रकाशित करवाया। कांग्रेस ने इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया, जबकि मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था, लेकिन बाद में स्वीकार किया। इस प्रस्ताव के द्वारा अंतरिम ने सरकार का गठन किया जाना था। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के पाकिस्तान के मांग को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से अस्वीकार कर दिया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्यों का प्रावधान किया गया, जिसमें 9 कांग्रेस पार्टी से 5 मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए। वेवेल ने 1940 में कैबिनेट मिशन को अपना प्लान प्रस्तुत किया, जिसे वेवेल का ब्रेकडाउन प्लान कहते हैं। वेवेल का ब्रेकडाउन प्लान कहा जाता है। अरविंद घोष को अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया। अलीपुर बम कांड को ही मणिकतला बम षड्यंत्र या सम्राट बनाम अरविंद घोष के नाम से भी जाना जाता है। यह 1908 में भारत में प्रायोजित एक आपराधिक मामला था। इस मामले में अनुशीलन समिति के नई राष्ट्रवादियों को बंदी बनाया गया, जिसमें अरविंदो घोष, उनका भाई वीरेंद्र घोष सहित लगभग 3 दर्जनों क्रांतिकारियों पर आरोप लगाया गया। अरविंद घोष और साथियों का मुकदमा CR दास के द्वारा लड़ा गया। मुकदमे की सजा काटने के बाद अरविंद घोष सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। अलीपुर षड्यंत्र केस में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया। नरेंद्र गोसाई को कन्हई लाल दत्त ने नरेंद्र गोसाई को जेल में ही 31 अगस्त 1908 को हत्या कर दी। अरविंद घोष पांडिचेरी और अभिले आश्रम में रहने लगे। 1908 में अनुशीलन समिति की गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। हावड़ा षड्यंत्र 1910 में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी से संबंध है।
जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियों का मध्य सतपुड़ा श्रेणियां हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती के जल विभाजक का काम करता है। इसका फैलाव गुजरात से पूर्व और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक है। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्य में फैली हुई है। विंध्याचल पर्वत का मुख्य विस्तार मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल पर्वत से काली सिंध नदी, बेतवा, केन, सोन, तमसा पर्वत निवज आदि है। प्राचीन गोलाकार पर्वत का उदाहरण विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत है। C2H2 की सजातीय श्रेणी IUPAC नाम क्रमशः एल्काइन एवं एथाइन है। सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। इनका एक ही सामान्य सूत्र होता है। इनके दो क्रमागत यौगिकों के बीच इतना का अंतर होता है। इसके रासायनिक गुण समान होते हैं। दो प्रतिरोधक 2M 6M को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। 6M और 1.5 एम्पियर होता है।